किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में 10,000 से अधिक नव निर्मित बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां और डेयरी और मत्स्य पालन समितियां राष्ट्र को की समर्पित। अमित शाह ने कहा, केंद्र सरकार ने पैक्स का कंप्यूटराइजेशन करने का किया सबसे बड़ा काम। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान की कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग डेयर, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक, बजट 2025-26 के संबंध में चर्चा की और कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर किया विचार विमर्श। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने राजस्थान के श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जबनेर के अंतर्गत कृषि महाविद्यालय किशनगढ़बास अलवर के नवीन भवन का किया उद्घाटन। भूपेंद्र यादव ने किसानों से परंपरागत खेती की ओर लौटने का किया आह्वान। कृषि क्षेत्र में भंडारण सुविधाओं को बढ़ाने की आवश्यकता पर भी दिया जोर। खबरें विस्तार से। सहकारिता को बढ़ावा देने और इसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए 10,000 से अधिक बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, एमपैक्स, डेयरी और मत्स्य पालन समितियों को राष्ट्र को समर्पित किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नवगठित सहकारी समितियों को पंजीकरण प्रमाण पत्र, रुपे किसान क्रेडिट कार्ड और माइक्रो ATM भी वितरित किए। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में आयोजित एक राष्ट्रीय सम्मेलन में 10,000 से ज्यादा नवनिर्मित बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, डेयरी और मत्स्य पालन समितियों को राष्ट्र को समर्पित किया। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नवगठित सहकारी समितियों को पंजीकरण प्रमाण पत्र, रुपे किसान क्रेडिट कार्ड और माइक्रो ATM भी वितरित किए। ये वित्तीय उपकरण पंचायतों को क्रेडिट सेवाओं तक आसान पहुंच प्रदान करने और वित्तीय समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किए गए हैं। इससे ग्रामीण आबादी योजनाओं का लाभ उठा सकेंगी। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सहकारी समितियों को स्थानीय समुदायों, विशेष रूप से महिला नेतृत्व वाली पंचायतों को सशक्त बनाने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने सबसे बड़ा काम पैक्स का कंप्यूटराइजेशन करने का किया है, जिससे पैक्स आज बहुउद्देश्य हो गई हैं। उन्होंने कहा कि पैक्स में दूध, मत्स्य, डीजल, पेट्रोल और गैस वितरण और भंडारण जैसे कार्यों को जोड़ा गया है। जब मोदी जी ने सहकारिता मंत्रालय की रचना की, उन्होंने सहकारिता मंत्रालय को एक ध्रुव वाक्य दिया, सहकार से समृद्धि। और सहकार से समृद्धि तभी आ सकती है जब हर पंचायत तक सहकारिता का वजूद हो, सहकारिता की प्रेजेंस हो। और इसलिए सबसे पहला निर्णय हमने करा था कि 2 लाख पैक्स बनाए जाएंगे। इफ्को ने एक सहकारिता सम्मेलन किया था, उसी में मैंने घोषणा की थी कि हम 2 लाख नए पैक्स बनाएंगे और आज इसका बहुत अच्छी गति से शुभारंभ हो गया। इस अवसर पर केंद्रीय मत्स्य, पशुपालन और डेयरी विकास मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि सहकारी समितियों के गठन का मकसद असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों का कल्याण करना है। उन्होंने कहा कि PM मोदी के नेतृत्व में सहकारी आंदोलन गांव-गांव तक पहुंचा है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्पादन के पूर्व की तैयारी, प्रसंस्करण, प्रोसेसिंग, बाजार की उसके मार्केटिंग की उपलब्धता, सहकारी समितियों का गठन, अब ये सारे जो प्रयास हैं वो उन असंगठित क्षेत्र के जो हमारे किसान हैं, जो हमारे फार्मर्स हैं, फिश फार्मर्स हो या मिल्क फार्मर्स हो, उनके कल्याण के लिए ये सारी योजनाएं शुरू की।
नवनिर्मित बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के ग्रामीण क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। ये समितियां न केवल वित्तीय सेवाएं प्रदान करेंगी बल्कि ग्रामीण समुदायों के एक साथ आने और सहयोगात्मक रूप से काम करने के लिए प्रेरणा और मंच प्रदान करेंगी। साथ ही असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों का कल्याण भी करेंगी। अनुज यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली स्थित सरकारी आवास पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग, डेयर, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक की। बैठक में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बजट 2025-26 के संबंध में चर्चा की और कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श किया। साथ ही ICAR में चल रहे विभिन्न अनुसंधान कार्यों और योजनाओं के तहत चल रहे कामों तथा उनके बजट आवंटन पर भी चर्चा के दौरान आवश्यक दिशा निर्देश दिए। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की पिछले सालों में अर्जित की गई मुख्य उपलब्धियां तथा आगामी 5 वर्षों के लक्ष्य और रोड मैप पर विस्तृत चर्चा हुई। साथ ही फसलों की उत्पादकता को प्रति हेक्टेयर कैसे बढ़ाया जाए, इस पर भी विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक, वित्तीय सलाहकार, उप महानिदेशकों, सहायक महानिदेशकों के साथ साथ अन्य उच्च अधिकारी भी उपस्थित थे। और अब बात करते हैं रेगिस्तान के जहाज यानी ऊंट की। राजस्थान की पहचान है ऊंट, लेकिन पिछले 2.5 दशक से धोरों की शान रहा राज्य पशु ऊंट का आंकड़ा तेजी से घटता जा रहा है। राज्य सरकार प्रदेश भर में ऊंटों का संरक्षण करने का पूरा प्रयास कर रही है ताकि फिर से राजस्थान की शान ऊंट को बचाया जा सके। विलुप्त होने की कगार पर रेगिस्तान के जहाज। राजस्थान में घटती जा रही ऊंट की संख्या। राजस्थान में ऊंटों की संख्या 3,26,000 से कम होकर अब करीब 2.25 लाख पहुंची। ऊंट को राजस्थान में साल 2014 में राज्य पशु का दिया गया दर्जा। ऊंटों को संरक्षित करने के लिए ऊंट संरक्षण विकास मिशन शुरू करने का फैसला। राजस्थान में रेगिस्तान के जहाज के नाम से प्रसिद्ध ऊंटों की संख्या लगातार कम हो रही है। ऊंटों की कम होती संख्या को देखते हुए साल 2014 में इन्हें राज्य के पशु का दर्जा दिया गया। ऊंटों के संरक्षण के लिए नीति लागू की गई, लेकिन ऊंटों की संख्या में फिर भी लगातार कमी होती जा रही है। ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलिड्स है, तो हम लोग ये भी कोशिश कर रहे हैं कि हम न्यूक्लियस ब्रीडिंग फार्म्स बनाएं, अच्छे उन्नत कैमल्स को ब्रीड करें। राज्य की भजनलाल शर्मा सरकार ने 1 साल का कार्यकाल पूरा होने पर ऊंटों को संरक्षित करने के लिए ऊंट संरक्षण विकास मिशन शुरू करने का फैसला किया है। मिशन के तहत पशुपालन और ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारी गांव में जाकर पशुपालकों को राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी देकर उनका लाभ दिलवाएंगे। जो चीज़ हम लोग कैमल मिल्क का, स्किन का, हाइट का एंड देन बोन का हम लोग यूज़ करेंगे, ये उनको एक्स्ट्रा डिविडेंड देने के लिए सक्षम है। पिछले 2 दशक से ऊंटों की संख्या में करीब 40% की कमी आई है। एक साथ 150 लीटर पानी पीने की क्षमता रखने वाला ऊंट 1 सप्ताह तक बिना पानी पिए रह सकता है। 2019 में ऊंटों की संख्या 2,13,000 थी और अब ये करीब 2.25 लाख रह गई है। दुआरी है आ जिती है नहीं संड्या ने दूध कड्डा हाँ आरी देखभाल करा जगी तो ठेठ हुई 30 साल कर रहे। ऊँट है हड़ में काम आ जाता है जी, गड्ढे में काम आ जाता है, पानी में भाई टंकी भर लिया वहाँ। हमारा ऊँट ही रखते हैं लोग बाग और जापे का पैसा ही देते हैं राजस्थान सरकार। पहले यहाँ से चढ़ के ही जाते हैं कि पहली बसें गाड़ी नहीं थी, उससे ऊँट पे चढ़ के ही आते जाते हैं। राजस्थान की लोक संस्कृति का हिस्सा रही ऊंटों की संख्या में पिछले कुछ दशकों में कमी होती जा रही है।
यहाँ के पशुपालक भी इस बात को समझने लगे हैं कि ऊँटों का उपयोग न केवल उनके दैनिक जीवन में अपितु कृषि के रूप में और उन्हें आर्थिक रूप से समुन्नत बनाने के लिए भी कार्य कर सकता है। इसी को देखते हुए ऊँटों के संरक्षण को लेकर अब उम्मीद की जाती है कि जल्दी ही ऊँटों की घटती संख्या बढ़ती संख्या के रूप में तब्दील होने लगेगी। मैं बीकानेर से डॉक्टर मुदिता पोपली, डीडी न्यूज़ जयपुर। केंद्रीय मंत्री पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन भूपेंद्र यादव ने राजस्थान के श्री कृष्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जौबनेर के अंतर्गत कृषि महाविद्यालय किशनगढ़ बास अलवर के नवीन भवन का उद्घाटन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कुलपति डॉक्टर बलराज सिंह ने की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बदलते जलवायु के हालात के मद्देनजर कृषि शिक्षा को भी इस दिशा में ढालना जरूरी है। उन्होंने किसानों से परंपरागत खेती की ओर लौटने का आह्वान किया। रासायनिक खादों, विशेषकर यूरिया के अत्यधिक उपयोग से कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां बढ़ रही हैं। किसानों को कम पानी वाली फसलों को अपनाना चाहिए ताकि जल संसाधनों का कुशल उपयोग हो सके। कृषि मंत्री भूपेंद्र यादव ने कृषि क्षेत्र में भंडारण सुविधाओं को बढ़ाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। कृषि क्षेत्र की सबसे बड़ी चुनौती लैक ऑफ कैपिटल, लेबर एंड इनपुट्स। ये हमारे कृषि क्षेत्र में हम बीज के क्षेत्र में उन्नति ला सकते हैं, हम बाकी चीजों में उन्नति ला सकते हैं, लेकिन इसमें निवेश की संभावनाओं को कैसे बढ़ाएं? जब तक हम निवेश की संभावनाओं को नहीं बढ़ाएंगे तब तक हम उसमें उत्कृष्ट रोजगार के लिए भी चुनौतियों को देखेंगे। कृषि क्षेत्र में भी हमारे देश में नहीं, दुनिया के देशों में एआई को लेकर के, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के नई टेक्नोलॉजी जो एडवांस टेक्नोलॉजी है, कृषि क्षेत्र में रोबोट्स को लेकर के। दूसरा जो है, जब आप फसल को बोते हो तो उसके टेम्परेचर को, उसके मॉइस्चर्स की सेंसर्स के लिए नई टेक्नोलॉजी इजाद हुई है। क्लाइमेट चेंज के सबसे बड़े परिणाम है, हमें जमीन में सूखा देखने को मिलता है, जमीन का सॉइल इरोजन लगातार होता है, लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी होती है, वाटर रिसोर्सेज में जमीन का मॉइस्चर कम होता है। आज के समय में हम सबसे ज्यादा डार्क जोन की समस्या पूरे देश में देख रहे हैं। ये सब भविष्य की ऐसी संभावनाएं हैं जिसकी चुनौती कृषि क्षेत्र को भी झेलनी पड़ती है। इस दौरान SKN कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर बलराज सिंह ने बताया कि विश्वविद्यालय के कार्य क्षेत्र में 8 जिले हैं, जिसके अधीन 15 कृषि महाविद्यालय, 8 कृषि विज्ञान केंद्र, 1 कृषि अनुसंधान संस्थान, 2 कृषि अनुसंधान केंद्र व 4 कृषि अनुसंधान उपकेंद्र संचालित हैं। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय के कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा का बायो फोर्टिफाइड व जलवायु प्रतिरोधी व क्लाइमेट रेसिलेंट किस्म विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान है। कृषि महाविद्यालय किशनगढ़ बास के जो एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है, उसका नए भवन का लोकार्पण का कार्य माननीय केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र जी यादव, राज्य के मंत्री राज्य सरकार के श्री संजय शर्मा जी और दोनों विधायक तिजारा और किशनगढ़ बास, इसके अतिरिक्त डॉक्टर करण सिंह यादव और बहुत गणमान्य लोग उपस्थित रहे। उनके करकमलों द्वारा इसके नए भवन के लोकार्पण का कार्य संपन्न हुआ। हमारा जो कॉलेज अभी तक एक स्कूल में चल रहा था, बहुत सीमित कमरों के अंदर, हमारी सारी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध होंगी। अब स्मार्ट क्लासरूम की बात हो, लेबोरेटरीज की बात हो, फैकल्टी को बैठने की बात हो या लाइब्रेरी की बात हो, तो विद इन 6 मंथ ये पूरी की पूरी बिल्डिंग भवन जो है वो सुसज्जित होगा सारी टेक्नोलॉजी से, सारी चीज़ों से, और हम बच्चों को और बेहतर शिक्षाएं और प्रैक्टिकल्स करवाने में सक्षम होंगे। देश के अन्य राज्यों के मुकाबले जम्मू कश्मीर की भूमि में कम रसायन खेतों में उतरता है। इससे भूमि की सेहत बनी हुई है। इसका अंदाज़ा इस बात से लग जाता है कि जम्मू कश्मीर में प्रति हेक्टर NPK खाद प्रति हेक्टर 62.19 किलो डाला जाता है, जबकि देश में ये दर 140 किलो प्रति हेक्टर है। जम्मू कश्मीर की भूमि की सेहत देश के अन्य राज्यों से कहीं ज़्यादा अच्छी है। इसीलिए जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में जैविक खेती को बढ़ावा
दिया जा रहा है। किसान रसायन की अपेक्षा जैविक खाद खेतों में डाल रहे हैं। घाटी में नौशेरा के किसान भी जैविक खेती को अपनाकर कई प्रकार की सब्जियां उगा रही हैं। टाइम जो है पालक, धनिया, मूली, कड़म, शलगम, ये सब्जी है। देसी खाद पे हम तैयार करते हैं, बाकी दूसरा यूरिया शूरिया कुछ नहीं डालते। लोकल देसी सब्जी है, ये इसकी डिमांड ज़्यादा है। ये जितनी भी सब्जी इस वक्त लगी हुई है यहाँ सब देसी खाद की है। तो यहाँ पालक भी बहुत है, मूली है, कड़म है, गोभी भी है। तो आगे जो फर्दर जो भी सब्जी लगानी है तो 1 महीने के बाद 2 महीने के बाद वो स्टार्ट हो जाएगी। दिसंबर का आखिरी सप्ताह शुरू हो चुका है और नए साल से पहले हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई इलाकों में ज़बरदस्त बर्फबारी का सिलसिला जारी है। इन दिनों बर्फबारी का सबसे ज़्यादा असर हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल के कई इलाकों में जमा देने वाली ठंड पड़ रही है। बर्फबारी के चलते कई इलाकों में तापमान माइनस में पहुंच गया है और इस बीच सैलानियों की हिमाचल आने का सिलसिला भी जारी है। हिमाचल में जहां बर्फबारी से खूबसूरत नज़ारा देखने को मिल रहा है, तो वहीं सड़कें बाधित होने से आम जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है। उधर उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में आज बर्फबारी की संभावना है। मौसम विभाग ने अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। राज्य के कई क्षेत्रों में हल्की बारिश हो रही है, जिससे तापमान में और गिरावट होने की संभावना है। वहीं राजधानी दिल्ली सहित पूरे उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप भी बढ़ गया है। राजधानी दिल्ली में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहने और शाम में हल्की बारिश होने का अनुमान है। तापमान गिरने के कारण लोग रैन बसेरों में शरण ले रहे हैं। और आइए अब जान लेते हैं मंडी भाव। सेब एक ऐसा फल है जिसमें बी कॉम्प्लेक्स विटामिन, राइबोफ्लेविन, थायमिन और विटामिन B6 के अलावा विटामिन के भी मौजूद है, जिसे खाने से पेट से जुड़ी समस्याओं से छुटकारा मिलता है। साथ ही ये आपके हृदय को भी ठीक रखता है, पाचन सही करता है, दांतों के लिए भी अच्छा है। इसके अलावा ये वजन कम करने, डायबिटीज और हड्डियों के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है। भारत में सेब की खेती जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के ज्यादातर क्षेत्रों में होती है। साथ ही उत्तराखंड के कई ऐसे पहाड़ी इलाके हैं जहां सेब की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। बात सेब की पैदावार की करें तो इस साल घरेलू स्तर पर देश में सेब की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए तीसरे अग्रिम अनुमान के ताज़ा आंकड़ों को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान घरेलू स्तर पर सेब की उपज 26,99,000 मीट्रिक होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान सेब की पैदावार 26,75,000 मीट्रिक टन रही थी। यानी इस साल सेब की पैदावार में 24,000 मीट्रिक टन की बढ़त देखने को मिल सकती है। उम्मीद है कि इसका असर सेब के बाजार भाव पर पड़ सकता है। सेब की निर्यात पर नजर डालें तो अपीडा की ओर से हाल ही में जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक सेब के निर्यात में कमी आई है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान देश से होने वाले सेब के निर्यात की अगर बात करें तो ये 21,852 मीट्रिक टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान सेब का निर्यात 52,875 मीट्रिक टन का हुआ था। यानी साल 2023-24 के दौरान सेब के निर्यात में 31,023 मीट्रिक टन की कमी देखने को मिली है। भारत की जलवायु सभी प्रकार के ताजे फलों की खेती के लिए अच्छी मानी जाती है। भारत दुनिया में फलों की पैदावार में चीन के बाद दूसरे स्थान पर आता है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान भारत में 112.62 मिलियन मीट्रिक टन फलों की पैदावार हुई है, जबकि साल 2023-24 के दौरान फलों की खेती का रकबा 7.04 मिलियन हेक्टेयर रहा था। वहीं बात मौसम्बी की करें तो भारत में मौसम्बी की खेती सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में की जाती है।
इसके अलावा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के अलावा कई और राज्यों में भी मौसम्बी की खेती बड़े पैमाने पर होती है। मौसम्बी की खेती से किसानों की अच्छी कमाई होती है, क्योंकि भारतीय बाजार में मौसम्बी की मांग साल भर बनी रहती है और इसका दाम भी मंडियों में अच्छा मिलता है। वही बात मौसम्बी की पैदावार की करें तो इस साल घरेलू स्तर पर देश में मौसम्बी की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए तीसरे अग्रिम अनुमान के ताज़ा आंकड़ों को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान घरेलू स्तर पर मौसम्बी की उपज 38,14,000 मीट्रिक टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान मौसम्बी की पैदावार 39,46,000 मीट्रिक टन रही थी। यानी इस साल मौसम्बी की पैदावार में 1,32,000 मीट्रिक टन की कमी देखने को मिल सकती है। उम्मीद है कि इसका असर मौसम्बी के बाजार भाव पर पड़ सकता है। वहीं कुल बागवानी फसलों की पैदावार को देखें तो हाल ही में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने विभिन्न बागवानी फसलों के क्षेत्रफल और पैदावार को लेकर तीसरा अग्रिम अनुमान जारी किया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान घरेलू स्तर पर देश में कुल बागवानी फसलों की पैदावार लगभग 353.19 मिलियन टन होने का अनुमान जताया गया है, जो साल 2022-23 के अंतिम अग्रिम अनुमान की तुलना में लगभग 22.94 लाख टन कम है। और अब बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रख सकते हैं अपनी खेती का ख्याल, देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। उत्तर पश्चिमी गुजरात में शुष्क मौसम को देखते हुए गेहूं की पछेती किस्म की बुवाई पूरी करें। यहां के किसान पछेती किस्म के चने की बुवाई भी जल्दी पूरी कर लें। वहीं सौराष्ट्र और कच्छ के किसान गेहूं, धनिया और चने की फसल में सिंचाई का काम करें। कम तापमान के प्रभाव से फसलों को बचाने के लिए शाम के समय सिंचाई करना उचित रहेगा। महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ कोंकण और पूर्वी विदर्भ वाले हिस्सों में सिंचाई सुनिश्चित करने के बाद ग्रीष्मकालीन धान की नर्सरी बोएं। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ में अरहर की कटाई का काम करें। उधर उत्तर प्रदेश के किसानों को सलाह है कि वो रब्बी की बढ़ती फसलों को ठंड से बचाने के लिए समय समय पर सिंचाई करते रहें। पूर्वी उत्तर प्रदेश में पछेती किस्म के गेहूं की बुवाई इस हफ्ते तक पूरी कर लें। पूर्वी उत्तर प्रदेश में जिन किसानों के खेत अभी खाली है वो मक्का के साथ साथ अन्य उपयुक्त अंतर फसल बो सकते हैं। हरियाणा के किसान देर से बोई गई सरसों में निराई गुड़ाई का काम करें। गेहूं, सरसों और आलू की फसल में ज़रूरत के हिसाब से सिंचाई करें। फसलों को कम तापमान से बचाने के लिए फव्वारा विधि से सिंचाई करें। अगर अगले 2 हफ्तों तक लगातार तापमान में कमी रहती है तो सरसों की फसल में सफ़ेद जंग संक्रमण हो सकता है। ऐसे में सरसों की फसल में लगातार निगरानी करना ज़रूरी है। सरसों, गेहूं, गन्ना और फलों के छोटे पौधों को ठंड से बचाने के लिए मल्चिंग करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। इस समय पालक की बुआई की जा सकती है। पालक को मैदानी और पहाड़ी दोनों क्षेत्रों में बोया जा सकता है। मैदानी इलाकों में सर्दी के मौसम में ये ज्यादा बोई जाती है। वैसे तो इसे किसी भी प्रकार की मिट्टी में बोया जा सकता है, फिर भी दोमट मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग किस्में हैं। किसान वैज्ञानिकों से सलाह लेकर बीज का चुनाव कर सकते हैं। अच्छी नमी से बुआई करने पर तुरंत सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती, फिर भी बुआई के 8 से 10 दिन बाद सिंचाई करना आवश्यक है। इसके बाद 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। पत्तियों की हर कटाई के बाद सिंचाई करना ना भूलें। खरपतवार नियंत्रण के लिए बोने के 15 से 20 दिन बाद पहली निराई गुड़ाई कर दें।
पालक के लिए 2 से 3 बार निराई गुड़ाई करनी चाहिए। पत्तेदार सब्जियों में आमतौर पर बीमारी नहीं लगती, फिर भी अगर बीमारी लग जाए तो कटाई के बाद दवा छिड़कें ताकि पत्तियों पर दवाई का असर ना हो। वैसे पालक में सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट और डंपिंग ऑफ जैसी बीमारियों की आशंका रहती है। लीफ माइनर, चैंपा, माहू और इल्ली जैसे कीट पालक की पत्तियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाएं छिड़कें। ध्यान रखें कि फसल में किसी भी प्रकार की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों से सलाह जरूर लें। पालक की 1 हेक्टेयर में 80 से 100 क्विंटल तक पैदावार होती है। इसे कई बार काटा जा सकता है। और आइए अब जानते हैं खास खबरें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर बाल दिवस की शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, आज वीर बाल दिवस पर हम साहिबजादों की अद्वितीय वीरता और बलिदान को याद करते हैं। वीर बाल दिवस के मौके पर माई गवर्नमेंट और माई भारत पोर्टल के जरिए इंटरैक्टिव क्विज सहित ऑनलाइन प्रतियोगिताओं की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी। भाजपा नेता सुधांशु द्विवेदी ने कांग्रेस पर हमेशा संविधान की अवहेलना करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कभी भाषा और कभी प्रांत के नाम पर देश को बांटकर केवल सत्ता पर काबिज होना चाहती है। दिल्ली प्रदेश यूथ कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ संसद मार्ग थाने में धोखाधड़ी और नागरिकों को गुमराह करने के आरोप में एफआईआर दर्ज करने के लिए दी शिकायत। दिल्ली दंगों के आरोपियों को दिल्ली विधानसभा चुनाव में टिकट दिए जाने के दावों पर भाजपा ने कांग्रेस और एआईएमआईएम पर निशाना साधा। वक्फ कोर्ट के अंतर्गत दिल्ली की मस्जिदों में इमाम और मुअज्जिनों का वेतन पिछले काफी समय से रुका हुआ है, जिसके चलते दिल्ली वक्फ बोर्ड के इमाम अपने लंबित वेतन की मांग को लेकर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंचे। रेलवे ने जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में भारत के पहले केबल रेल पुल पर टावर वैगन, एक प्रकार का इंजन का सफलतापूर्वक ट्रायल रन किया। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित होने वाले महाकुंभ को लेकर तैयारियां जोरों शोर से चल रही हैं। इस भव्य आयोजन की सुरक्षा को लेकर सरकार ने बड़ी योजनाएं तैयार की। तमिलनाडु के थुत्तुकुडी जिले में 20वां सुनामी स्मृति दिवस मनाया गया। तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि ने 2004 में आई सुनामी के पीड़ितों को पुष्पांजलि अर्पित की। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार। आप सबका स्वागत है हमारे शो एग्री की उड़ान में। जितने भी एसेंशियल मिनरल्स होते हैं उनकी एनालिसिस भी हम ICP-MS के मशीन के तौर पर करते हैं। किसानों तक नई से नई तकनीकें पहुंचाने की कोशिश में रहते हैं ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके और उनकी आय दुगनी से तिगनी हो सके। एग्री की उड़ान हर रविवार शाम 6 बजे और रात 9:30 बजे, पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 9:30 बजे सिर्फ DD किसान पर। हम बेहतर स्की कर रहे थे। हमारी टेक्निक चाहे परफेक्ट न सही, हमारे हौसले बुलंद थे। एनर्जी, जोश और होश हाई हैं श्रीमान।
देखिए अनसीन कश्मीर विद प्रतीक वासन प्रत्येक शुक्रवार शाम 7 बजे और पुनः प्रसारण रविवार शाम 5 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।